सभी को मेरा जय भीम जय भारत। मैं असर सैन जय भीम क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने साइंस का सिलेबस समझा था, जो कि था क्लास 9 का बायोलॉजी का सिलेबस, क्लास 9 का साइंस का बायोलॉजी सिलेबस, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक्स समझे थे। और उन टॉपिक्स में आज हम पहला टॉपिक उठाएंगे, जो कि है सेल। जानते हैं कुछ का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है क्लास 9 में, अगर मैं एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से देखूँ तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कोशिका की कुछ परिभाषाएं जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, जीवन की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका कहलाती है। यानी कि जो सबसे सूक्ष्म इकाई होती है जीवन की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। फिर अगली डेफिनेशन देखते हैं, सभी सजीवों के शरीर की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। यानी कि हम सीधे सीधे कहें तो सब जो हमारी एक आधारभूत जीवन की एक इकाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। फिर अगली परिभाषा भी हम देख सकते हैं, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका कहलाती है। आप इनमें से कोई भी एक परिभाषा याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोशिका की डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है। चलिए अगला देखते हैं, कोशिका के प्रकार। ठीक है, कोशिका होती है दो प्रकार की, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो सिंगल सेल होती है, यानी कि एक कोश की जीव होते हैं। और जो यूकैरियोटिक होती है वो मल्टी सेल्स होते हैं, यानी कि कह सकते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुकोश की जीव उनमें आते हैं। चलिए अब हम लोग पहले समझते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यह एक एकल कोशिकीय वाला यानी एकल कोशिका वाला जीव है, जिसमें नाभिक और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांगों का अभाव रहता है। चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखिए, इसमें केंद्रक पाया नहीं जाता। दूसरी बात, इसमें एक लिखा हुआ है एकल कोशिका वाला जीव। अब आप चाहे इसे एकल कोशिका कहें, चाहे एकल कोशिका वाला जीव कहें, बात वही है। ठीक है, क्योंकि एक ही कोशिका का जीव होगा और कोशिका भी इसमें एक ही होगी, इसलिए आप चाहे इसको एकल कोशिका वाला जीव कहें चाहे एकल कोशिका कहें, बात वही रहेगी। जिसमें नाभिक और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकाओं का अभाव रहता है। जैसे अब देखिएगा, ये मान लीजिए कोशिका है। अब कोशिका के अंदर अगर डीएनए पड़ा हुआ है तो भी वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर इसमें कुछ और कोई और पदार्थ है तो वो भी ऐसे ही पड़े रहेंगे। यानी कि अगर इसमें क्रोमेटिन के धागे पड़े तो वो भी, या कह सकते हो जो भी आप इसमें आनुवंशिक पदार्थ समझे या कुछ भी समझे, वो सारी चीजें में ऐसे ही पड़ी रहेंगे एज इट इज। इसके लिए कोई केंद्रक हमको अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकाओं का अभाव रहता है। चलिए हम इसके आगे समझते हैं क्या लिखा है, बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। यानी कि आप बैक्टीरिया समझ लीजिए, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, अभी आप आगे समझेंगे, या फिर नीले हरे शैवाल है। ये सब क्या है, याद रखिएगा, ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। यानी कि इनमें सिर्फ एक कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है, एक कोशिका। अब देखिए, केंद्रक पदार्थ जो होता है, केंद्रक पदार्थ के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। जाहिर सी बात है, जब केंद्रक ही नहीं पाया जाएगा तो केंद्रक झिल्ली का तो आना असंभव है। तो जाहिर सी बात है, केंद्रक पदार्थ के चारों ओर, यानी कि डीएनए है, बाकी चीजें हैं, इनके चारों ओर क्या नहीं पाया जाएगा, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी। केंद्रक पदार्थ डीएनए का बना होता है। केंद्रक पदार्थ किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है, जिससे प्रोटीन्स जुड़े नहीं होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स नहीं होंगे। और ना ही इसके चारों ओर केंद्रक का आवरण होता है, यानी कि केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक का आवरण कैसे होगा। यह रचना न्यूक्लियाइड होती है, यानी कि इसको हम लोग न्यूक्लियाइड कहते हैं। आप याद रखिएगा, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, कहा जाए केंद्रकबद्ध झिल्ली नहीं होगी, केंद्रक नहीं होगा, तो उस रचना को हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्यों, सब कुछ किससे संभलता है, साइटोप्लाज्म कह सकते हो, कोशिका द्रव्य से ही संभलता है। इस वजह से इसको हम लोग, इस रचना को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाइड बोलेंगे। देखिए आप इसको एज इट इज लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, जो हमारे इससे जुड़े कुछ आगे विशेषताएं हैं उनको समझेंगे। अभी ये दो विशेषताएं थी, अब आगे हम लोग इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, उसके बारे में समझते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली विशेषता देखते हैं, जैसे कि डीएनए एवं आरएनए कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पड़े रहते हैं। जैसे कि आप समझिएगा, ये मान लीजिए कोशिका है, यहाँ पे आपको डीएनए ऐसे ही पड़ा मिलता रहेगा, और चाहे आप आरएनए हो, आरएनए भी आपको ऐसे ही पड़ा मिला रहेगा। यहाँ पे आपको इसका कोई भी अलग कोई अंग कोशिकांग नहीं मिलेगा जिसके अंतर्गत ये पड़ा हुआ हो। चलिए आगे समझते हैं। इनमें यूकैरियोटिक कोशिका की भांति गुणसूत्रों के महत्वपूर्ण घटक जैसे बेसिक प्रोटीन्स हैं, कौन से, स्टोन्स, ये उपस्थित नहीं होते। यानी कि इसमें प्रोटीन जब पाए नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें स्टोन प्रोटीन भी
नहीं पाया जाएगा और ये गुणसूत्र का महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक इसी तरह चलिए अगला देखते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी अपैरेटस यानी गोल्जिका है, लाइसोसोम है, ये सारे कोशिकांग क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। उम्मीद है आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में थोड़ा समझ आया होगा। जैसे एक बार रिकैप कर देता हूँ। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं वो एकल कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें केंद्रक का अभाव रहता है, केंद्रक पर झिल्ली का अभाव रहता है। इसमें कोशिकांश कोशिका द्रव्य में ऐसे ही पड़े रहते हैं, जैसे डीएनए आरएनए, ये मुक्त रूप से पड़े रहते हैं। इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपैरेटस या लाइसोसोम हो गए, ये सारे अनुपस्थित रहते हैं। चलिए इसके अलावा फिर हम देखते हैं अगला प्रकार जो होता है कोशिका का, वो होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यह एक जटिल कोशिका है जिसमें झिल्लीबद्ध केंद्रक और अन्य कोशिकांग होते हैं। या कैसी कोशिका होती है? जटिल कोशिका होती है जिसमें झिल्लीबद्ध जो केंद्रक होते हैं और अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं पौधों, जंतुओं, प्रोटिस्टा में पाई जाती हैं, जैसे कि हम लोगों में भी ये जटिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप जानते हैं कोशिकाओं का समूह होता है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करता है। लीवर की कोशिका लीवर ही बनाएगी, आप हड्डी की कोशिका हड्डी बनाएगी, नाखून कोशिका नाखून ही बनाएगी, बाल की कोशिका बाल की कोशिका ही बनाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम लोग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुकोशिकीय जीव हैं। और डीएनए, और इसमें हमारे अंदर जो डीएनए होता है वो केंद्रक के भीतर सुरक्षित रहता है, यानी कि केंद्रक के नाम जैसे ही जाएंगे वहां पे आपको क्रोमेटिन के धागे दिखेंगे। क्रोमेटिन धागों को जब हम जूम करेंगे तो हमें उसमें क्रोमोसोम्स दिखेगा। क्रोमोसोम्स को जब जूम करेंगे तो हमको उसमें डीएनए दिखेगा, और डीएनए को भी जब हम जूम करेंगे तो उसमें हमको आनुवांशिक पदार्थ दिखेंगे, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। चलिए इसके अलावा जरा से हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात अधिक जटिल एवं बड़ी होती है। एक सेकंड। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की भांति अधिक सरल एवं छोटी नहीं होती हैं, अर्थात ये जटिल एवं बड़ी होती हैं। ये थोड़ा सा आप अपडेट कर लीजिएगा। अर्थात ये जटिल एवं बड़ी होती हैं, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात अधिक सरल एवं छोटी नहीं होती हैं, अर्थात ये जटिल एवं बड़ी होती हैं। इसके चारों ओर सुनिश्चित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसमें कोशिका द्रव्य में इसके अगर कोशिकाओं की बात करें तो सबसे पहले हम कोशिका द्रव्य में ही देख लेते हैं। कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाएगा? जैसे क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जिका है, केंद्रक है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आदि कोशिकांग कोशिका द्रव्य में सुनिश्चित रहते हैं और इनके चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और केंद्रक के अंदर जो हमारा केंद्रक पदार्थ होता है वो सुनिश्चित रहता है, जैसे डीएनए है, क्रोमोसोम से क्रोमेटिन के धागे हैं, ये सारे सुनिश्चित रहते हैं। चलिए कल के लिए मैं यानी कि नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जो कि है यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, फिर इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में समझ में आया होगा। अगर हो सके तो एक बार आप खुद से अंतर लिखकर टेलीग्राम पे भेज सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। मैं सुफियान, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।